अनिकेत दफ्तर के काम में बिजी था कि अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर रश्मिका का नाम देखकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। रश्मिका अनिकेत की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से रश्मिका की आवाज आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? अनिकेत ने पूछा। नहीं, उधर से आवाज आई, वह आज दफ्तर नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, वह कुछ जरूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर आसनसोल गया है। रात के 10 बजे से पहले लौटकर नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तनमन की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं शाम के 4:30 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती है। हम बिस्तरी के समय वह एक लाश की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हे में खरगोश की तरह कुलांचे मारती हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद अनिकेत ने मोबाइल फोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निबटा लिया और दफ्तर से निकल गया। अनिकेत रश्मिका के घर पहुंचा। उस समय शाम के 4:30 बज गए थे। रश्मिका उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अनिकेत ने दरवाजे की घंटी बजाई, रश्मिका ने झट से दरवाजा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। वे दोनों वासना की आग से इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाजा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। रश्मिका को बिस्तर पर लिटाकर अनिकेत ने उसके होठों को चूमा तो वह भी बेकरार हो गई और अनिकेत के बदन से मनमानी करने लगी। जल्दी ही उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतारे और धीरे धीरे हवस की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। अभी वे दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज सुनाई पड़ी, यह सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। अनिकेत ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर रश्मिका का पतिदेव खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने मेन दरवाजा बंद नहीं किया था। रश्मिका ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए। अनिकेत ने भी अपने कपड़े उठाए, मगर देव ने उन्हें पहनने नहीं दिया। देव उनको गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं, अभी मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाता हूं। रश्मिका ने देव के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी। फिर अभी अनिकेत के साथ क्या कर रही थी? रश्मिका कुछ कहती, उससे पहले देव ने अनिकेत से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलियां मनाते हो और दोस्ती का दम भरते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगा। फोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया है, दूसरे की पत्नी के साथ हम बिस्तरी करता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी को रश्मिका के बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी रश्मिका से संबंध नहीं बनाऊंगा। अनिकेत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अनिकेत के गिड़गिड़ाने का देव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अनिकेत से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जगजाहिर करने के बाद आज ही रश्मिका को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। रश्मिका से संबंध रखना या न रखना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। देव चुप हो गया तो रश्मिका फिर गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगी। अनिकेत ने भी ऐसा ही किया। देव के पैर पकड़कर उससे माफी मांगते हुए कहा कि अगर वह उसे माफ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नज़रों में गिरकर नहीं जी पाएगा। आखिरकार देव पिघल गया। उसने अनिकेत से कहा, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता,
मगर जबान बंद रखने के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। 3 लाख रुपए! यह सुनकर अनिकेत की घिघी बंध गई। उसका सिर भी घूमने लगा। बात यह थी कि अनिकेत की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह देव को 3 लाख रुपए दे सके। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। अनिकेत ने अपनी माली हालत के बारे में देव को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपए देने ही होंगे। अनिकेत को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। अनिकेत को चिंता में पड़ा देख रश्मिका उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपए बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो क्या वह तुम्हें माफ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज्यादा नफरत करने लगेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। अनिकेत पर रश्मिका के समझाने का तुरंत असर हुआ। वह देव को 3 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए उसने देव से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए देव ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूं, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? अनिकेत ने देव से पूछा। मैं रश्मिका के साथ तुम्हारा फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन में रखूंगा। बाद में अगर तुम अपनी जबान से मुकर जाओगे तो फोटो सबको दिखा दूंगा। मजबूर होकर अनिकेत ने देव की बात मान ली। देव ने रश्मिका के साथ अनिकेत का बिना कपड़ों वाला फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। शाम के 7 बजे जब अनिकेत रश्मिका के फ्लैट से बाहर आया तो बहुत परेशान था। वह लगातार यही सोच रहा था कि 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। अनिकेत कोलकाता का रहने वाला था। उल्टाडांगा में उसका पुश्तैनी मकान था। उसकी शादी साधना से तकरीबन 8 साल पहले हुई थी। अनिकेत की पत्नी साधना भी कोलकाता की थी। साधना जब बीए के दूसरे साल में थी तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी अनिकेत से कर दी थी। अनिकेत ने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। साधना भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तनमन से घर संभालने में जुट गई थी। शादी के समय अनिकेत के माता पिता जिंदा थे, मगर 2 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई थी। तब से साधना ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मगर शादी के 5 साल बाद अचानक अनिकेत ने अपना मन साधना से हटा लिया था और वह मनचाही लड़की की तलाश में लग गया था। बात यह थी कि एक दिन अनिकेत ने अपने दोस्त के घर ब्लू फिल्म देखी थी। उसके बाद उसका मन बहक गया था। ब्लू फिल्म की तरह उसने भी मजा लेने की सोची थी। उसी दिन दोस्त से ब्लू फिल्म की सीडी लेकर अनिकेत घर आया। बेटी जब सो गई तो टेलीविजन पर उसने साधना को फिल्म दिखाना शुरू किया। कुछ देर बाद साधना समझ गई कि यह कितनी गंदी फिल्म है। फिल्म बंद करके वह अनिकेत से बोली, आपको ऐसी गंदी फिल्म देखने की लत किसने लगाई? मैंने यह फिल्म आज पहली बार देखी है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए तुम्हें दिखाई है कि फिल्म में लड़की ने अपने मर्द साथी के साथ जिस तरह की हरकतें की हैं, उसी तरह की हरकतें तुम मेरे साथ करो। मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा करने से पहले ही शर्म से मर जाऊंगी। तुम एक बार करके तो देखो, शर्म अपने आप भाग जाएगी। मुझे शर्म को भगाना नहीं, अपने साथ रखना है। आप जानते नहीं कि शर्म के बिना औरतें कितनी अधूरी रहती हैं। मेरा मानना है कि हर औरत को शर्म के दायरे में रहकर ही हम बिस्तरी करनी चाहिए। आप अपने दिमाग से गंदी बातें निकाल दीजिए। हम बिस्तरी में अब तक जैसा चलता रहा है वैसा ही चलने दीजिए, सच्चा मज़ा उसी में है। अगर मुझ पर दबाव बनाएंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। उस समय तो अनिकेत की बोलती बंद हो गई, मगर उसने अपनी चाहत को दफनाया नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि पत्नी न सही, कोई और सही, मगर वह मन की इच्छा जरूर पूरी करके रहेगा। उसके बाद अनिकेत मनचाही लड़की की तलाश में लग गया। इसके लिए एक दिन उसने अपने दोस्त राकेश से बात भी की।
राकेश उसी कंपनी में था जिसमें वह काम करता था। राकेश ने अनिकेत को सुझाव दिया, तुम्हारी इच्छा शायद ही कोई घरेलू औरत पूरी कर सके, इसलिए तुम्हें किसी कालगर्ल से संबंध बनाना चाहिए। अनिकेत को राकेश की बात जंच गई। कुछ दिन बाद उसे एक कालगर्ल मिल भी गई। एक दिन अनिकेत रात के 9 बजे कालगर्ल के साथ होटल में गया। वह कालगर्ल के साथ मनचाहा करता, उससे पहले ही होटल पर पुलिस का छापा पड़ गया। अनिकेत गिरफ्तारी से बच न सका। अनिकेत ने पत्नी को बताया था कि एक दोस्त के घर पार्टी है, पार्टी रात भर चलेगी, इसलिए वह अगले दिन सुबह ही घर आ पाएगा या वहीं से दफ्तर चला जाएगा। इसी वजह से पत्नी की तरफ से वह बेखौफ था। गिरफ्तारी की बात अनिकेत ने फोन पर राकेश से कही तो अगले दिन उसने जमानत पर उसे छुड़ा लिया। अनिकेत को लगा था कि उसकी गिरफ्तारी की बात कोई जान नहीं पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। न जाने कैसे धीरे धीरे दफ्तर के सारे लोगों को इस बात का पता चल गया। शर्मिंदगी से अनिकेत कुछ दिनों तक अपने दोस्तों से नजरें नहीं मिला पाया, लेकिन 2-3 महीने बाद वह सामान्य हो गया। इसमें उसके एक दोस्त देव ने मदद की था। देव 6 महीने पहले ही पटना से तबादला होकर यहाँ आया था। कालगर्ल मामले में अनिकेत दफ्तर में बदनाम हो गया था, तो देव ने ही उसे टूटने से बचाया था। एक दिन देव उसे अकेले में ले गया और तरह तरह से समझाया, तो उसने अपने दोस्तों से मुकाबला करने की हिम्मत जुटा ली। अब दफ्तर में सारे दोस्त अनिकेत से पहले की तरह अच्छा बर्ताव करने लगे, तो अनिकेत ने देव की खूब तारीफ की और उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती के 6 महीने बीत गए तो एक दिन देव अनिकेत को अपने घर ले गया। देव की पत्नी रश्मिका को अनिकेत ने देखा तो उसकी खूबसूरती पर लहू हो गया। कुछ देर तक रश्मिका से बात करने पर अनिकेत ने महसूस किया कि वह जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खुले विचार की है। अनिकेत देव के घर से जाने लगा तो रश्मिका उसे दरवाजे पर छोड़ने आई। रश्मिका उससे बोली, जब भी मौका मिले आप बेखटक आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस समय देव वहां पर नहीं था, इसलिए अनिकेत ने मुस्कराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, क्या मैं देव की गैरहाजिरी में भी आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आपका जब जी चाहे आ जाइएगा, मैं स्वागत करूंगी। तब तो मैं जरूर आऊंगा, देखूंगा कि उसकी गैरहाजिरी में आप मेरा स्वागत कैसे करती हैं। जरूर आइएगा, देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी, तनमन से स्वागत करूंगी, जो कुछ चाहिएगा वह सब कुछ दूंगी। घर जाकर अनिकेत रश्मिका की बात भूल गया। भूलता क्यों नहीं, उसकी बात को उसने मजाक जो समझ लिया था। 1 हफ्ता बाद देव के कहने पर अनिकेत उसके घर फिर गया। मौका पाकर रश्मिका ने उससे कहा, आप तो अपने दोस्त की गैरहाजिरी में आने वाले थे, मैं इंतजार कर रही थी, आप आए क्यों नहीं? कहीं आप मुझसे डर तो नहीं गए? अनिकेत सकपका गया। वह रश्मिका से कुछ कहता, उससे पहले यहां देव आ गया। फिर तो चाहकर भी वह कुछ कह न सका। उसके बाद अनिकेत यह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं रश्मिका उसे चाहती तो नहीं है। बेशक रश्मिका उसकी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत थी, मगर वह उसके दोस्त की पत्नी थी, इसलिए वह रश्मिका पर बुरी नजर नहीं रखना चाहता था। फिर भी यह उसके मन की चाह लेना चाहता था। 3 दिन बाद ही सुबह सवेरे दफ्तर से छुट्टी लेकर अनिकेत रश्मिका के घर पहुंच गया। अनिकेत को आया देख रश्मिका चहक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे रूप का जादू आप पर इतनी जल्दी असर करेगा। अनिकेत ने भी झट से कह दिया, आपका जादू मुझ पर चल गया है, तभी तो मैं दोस्त की गैरहाजिरी में आया हूं। आपने बहुत अच्छा किया, देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं जानती हूं कि आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं, वरना कालगर्ल के पास जाते ही क्यों। मैं आपको ये सब कुछ दे सकती हूं जो अपनी पत्नी से आपको नहीं मिला। अनिकेत हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा कि कोई औरत इस तरह खुलकर अपने दिल की बात किसी मर्द से कह सकती है। अनिकेत रश्मिका से कुछ कहता, उससे पहले ही वह बोली, आप मुझे बेहया समझ रहे होंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपकी अपना दिल दे बैठी। दरअसल जिस तरह आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हैं, उसी तरह मैं भी अपने पति से संतुष्ट नहीं हूं। जब मैंने आपको देखा तो न जाने क्यों मुझे लगा कि अगर आप मेरी जिंदगी में आ जाएंगे तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। रश्मिका को अनिकेत ने बुरी नजर से कभी नहीं देखा था।
मगर रश्मिका ने जब उसे अपने दिल की बात कही तो उसे लगा कि उससे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद अनिकेत ने अपने आप को आगे बढ़ने से रोका नहीं। झट से उसने रश्मिका को बाहों में भर लिया, उसके होठों और गालों को चूम लिया। रश्मिका ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह बोली, आप बेडरूम में चलिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। अनिकेत बेडरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद कर रश्मिका बेडरूम में आई तो अनिकेत ने बगैर देर किए उसे बाहों में भर लिया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी हसरतों को पूरा करने में लग गए। अनिकेत जैसा चाहता था, रश्मिका ने ठीक उसी तरह से उसकी हवस को शांत किया। अनिकेत ने रश्मिका की तारीफ करते हुए कहा, मुझे आपसे जो प्यार मिला है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। यही हाल मेरा भी है अनिकेत जी। मेरी शादी हुए 5 साल बीत गए हैं। देखने में मेरे पति हट्टे कट्टे भी हैं, मगर उनसे मैं कभी संतुष्ट नहीं हुई। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। गुजारिश क्यों? हुक्म कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। कहते हुए अनिकेत ने रश्मिका के होठों को चूम लिया। आप शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम चाहकर भी कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का संबंध जिंदगी भर बना रहे। हम दोनों कभी जुदा न हों। क्या ऐसा हो सकता है? रश्मिका ने जैसे उसके दिल की बात कह दी हो, इसलिए झट से उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता? मैं भी तो यही चाहता हूँ। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता, अनिकेत दफ्तर न जाकर रश्मिका के घर चला जाता था। इस तरह 4 महीने बीत गए। इस बीच अनिकेत ने 7-8 बार रश्मिका से हमबिस्तरी की। हर बार रश्मिका ने उसे पहले से ज्यादा मस्ती दी। अनिकेत ने यह मान लिया था कि रश्मिका के साथ उसका संबंध जिंदगी भर चलेगा। दोनों के बीच कोई दीवार नहीं आएगी, मगर उसका सोचा नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हुआ उसकी सोच से परे था। अनिकेत अपने घर आया तो वह बहुत परेशान था। साधना ने उसकी परेशानी ताड़ ली। साधना ने उससे पूछ लिया, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। अनिकेत ने बहाना बना दिया, परेशान नहीं हूं, चका हुआ हूं। अनिकेत ने साधना पर शक तो नहीं होने दिया, मगर उसी दिन से उसकी सुख शांति छीन गई। दिन रात वह इस फिराक में रहने लगा कि 3 लाख रुपए का इंतजाम वह कैसे करें। 25 दिन बीत गए, मगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो अनिकेत ने मकान पर रुपए लेने का फैसला किया। अनिकेत मकान पर रुपए लेता, उससे पहले साधना को सब कुछ मालूम हो गया। वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह अनिकेत से बोली, मुझे पता चला है कि आप मकान पर 3 लाख रुपए लेना चाहते हैं। सच बताइए कि रुपए की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको मकान गिरवी रखना पड़ रहा है? कहीं आप किसी बाजारू लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं? अनिकेत घबरा गया। उसने सच छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साधना के सामने उसकी एक न चली। मैं जानती थी कि आपका शौक एक दिन आपको डुबी देगा। कैसा शौक? अनिकेत हकला गया। ब्लू फिल्म की तरह हरकतें करने का शौक। अनिकेत हैरान रह गया। मैं जानती हूं कि आप अपना शौक पूरा करने के लिए काल गर्ल के साथ होटल में गए थे। वहां रेड पड़ी और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आपके दोस्त ने आपको जमानत पर छुड़ाया। मैंने आपसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि शर्मिंदगी से आप मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब अनिकेत ने भी अपनी गलती मानने में देर नहीं की। रश्मिका के साथ अपने नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बताने के बाद साधना से उसने माफी मांगी। उससे कहा कि वह ऐसी गलती नहीं करेगा। मैं तो आपको माफ करूंगी ही, क्योंकि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। मगर सवाल है कि रश्मिका के चक्रव्यूह से आप कैसे निकलेंगे? कैसा चक्रव्यूह? आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि रश्मिका के साथ हमबिस्तरी करते समय उसके पति ने आपको अचानक देख लिया और आपके साथ सौदा कर लिया? मैं तो यही समझ रहा हूं, अनिकेत बोला। लेकिन सच ये नहीं है। मेरी सोच ये है कि रश्मिका और उसके पति ने मिलकर आपको फंसाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका पति आपके साथ सौदा क्यों करता? पत्नी की बेवफाई देखकर उसे अपने घर से निकाल देता या माफ कर देता। आपके साथ सौदा किसी भी हाल में नहीं करता। कुछ सोचते हुए साधना ने कहा, जो होना था वह तो हो गया। अब आप चिंता मत कीजिए। रश्मिका के चक्रव्यूह से मैं आपको निकालूंगी।
आप तो जानते ही हैं कि मेरा मौसेरा भाई जयंत पुलिस इंस्पेक्टर है। जब उसे सारी बात बताऊंगी तो वह हकीकत का पता लगा लेगा और सब कुछ ठीक भी कर देगा। उसी दिन साधना अनिकेत के साथ जयंत से मिली। सारी बात जानने के बाद जयंत अगले दिन से छानबीन में जुट गया। 4 दिन बाद जयंत ने साधना को फोन पर कहा, छानबीन करने के बाद मैंने देव और रश्मिका को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब जीजा जी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल देव और रश्मिका का यही ढांचा था। कोलकाता से पहले दोनों पटना में थे। वहां कई लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद देव ने अपना ट्रांसफर कोलकाता करा लिया था। जब जीजा जी को कालगर्ल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो उनके दफ्तर के ही किसी ने थाने में उन्हें देख लिया और दफ्तर में सबको बता दिया। दफ्तर बदनाम हो गया तो देव ने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। अपनी योजना के तहत देव ने पहले जीजा जी से दोस्ती की, उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी रश्मिका से मिलाया। उसके बाद रश्मिका ने अपना खेल शुरू किया। उसने जीजाजी पर अपने रूप का जादू चलाया और उनके साथ वही सब किया जो अब तक औरों के साथ करती आई थी। देव और रश्मिका की सच्चाई जानने के बाद अनिकेत ने राहत की सांस ली। साधना को अपनी बाहों में भरकर उसकी खूब तारीफ की। साधना ने भी अनिकेत को निराश नहीं किया। रात में बिस्तर पर उसने शर्म छोड़कर उसके साथ वैसा ही सब कुछ किया जिसकी चाह में वह रश्मिका के चंगुल में फंस गया था। भरपूर मजे के बाद अनिकेत ने साधना से कहा, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, फिर उस दिन जब मैंने ऐसा करने के लिए कहा था तो मना क्यों किया था? सिर्फ मैं ही नहीं, हर पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, मगर सभी ऐसा करती नहीं हैं, कुछ ही करती हैं। जिस तरह मेरा मानना है कि औरतों को शर्म के दायरे में रहकर हमबिस्तरी करनी चाहिए, उसी तरह बहुत सी पत्नियां ऐसा मानती हैं। इसी वजह से बहुत सी पत्नियां ब्लू फिल्म की तरह हरकतें नहीं करती। मैंने आज शर्म की दीवार तोड़कर आपका मनचाहा तो कर डाला, मगर बराबर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बेहद शर्म आती है। साधना के चुप होते ही अनिकेत ने कहा, अब इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं समझ गया कि गलत चाहत में लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं अपनी गलत चाहत को आदत नहीं बनाना चाहता, इसलिए हमबिस्तरी के समय वैसा ही सब कुछ चलेगा जैसा अब तक चलता रहा है। साधना खुशी से अनिकेत से लिपट गई। अनिकेत ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।